10 दिन पहले बोलते हैं कि मैं एनएसयूआई से चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये एनएसयूआई की जीत है। ये मुझे लगता है कि उनकी अगर जीत भी है तो उनकी पर्सनल जीत है, वो एनएसयूआई की जीत नहीं है। कैंडिडेट उनका जो जॉइंट सेक्रेटरी पे लोकेश चौधरी जी जीते, वो भी मुझे नहीं लगता कि एनएसयूआई की जीत है। वो भी आप नहीं मानते उन्हें एक अध्यक्ष के रूप में? जो एनएसयूआई है वो बरसाती मेंढक है, वो चुनाव के टाइम में उठ के आ जाते हैं। जो यूपी है वो 365 दिन काम करती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो रौनक खत्री जी हैं वो अपने पीआर के दम पर है। मुझे ऐसा लगता है वो अपना जो उनका पूरा इतना पैसा है कि पीआर करवा रहे हैं वो। मेरे को उनकी फैमिली में जो है वो उनकी पीआर कंपनी खुद की है, खुद की तो फ्री में काम हो गया। तो जो पीआर के दम पे चीजें चल रही हैं, तो पीआर के दम पे आपने चुनाव लड़ा है और पीआर के दम पे आप चुनाव जीते हो। आप ग्राउंड पर कहीं भी नहीं हो, आप ग्राउंड पे कुछ नहीं करते हो। आप कितने दिन लॉ फैकल्टी में जीतने के बाद आप कितने दिन गए हो अपने कॉलेज लॉ फैकल्टी बच्चों से पूछने के लिए कि आपको क्या दिक्कतें आ रही है? एक बार भी नहीं गए हो आप। आप जाके पानी तो चेक कर लेते हो कि पानी आ रहा नहीं आ रहा। आप उन बच्चों के बीच में बैठो ना, उनको कब लगेगा कि मेरा अध्यक्ष मेरी तरह है। क्या हुआ कि पिछली बार तुषार जी हमारे डूसू अध्यक्ष थे जी और 3 सीटों पे वीपी जीती थी और उस वक्त एक सीट पर एनएसयूआई की जीत हुई। तो एनएसयूआई के गुंडे, सो कॉल्ड गुंडे, दारू पीकर तुषार डेडा जी का ऑफिस तोड़ दिया और रंगे हाथ पकड़े गए। शराब की बोतलें उनके ऑफिस में रखी हुई थी, जो डूसू ऑफिस है उनका। एनएसयूआई, हाँ, एनएसयूआई के ऑफिस में शराब की बोतलें और बीयर की बोतलें, ये भी 7-8 महीने पहले की बात है, इसी साल की बात। हाँ। तो शराब की बोतलें पकड़ी गई। तब हमने एक प्रोटेस्ट किया था कि भाई पप्पू में ही खराबी है तभी तो उनके चेले भी शराबी है। संगठन में मैं अपने विचार लेकर आई थी और अगर मैं संगठन में हूँ तो मैं कभी भी ये नहीं सोच के आई थी कि टिकट मिलेगा तो ही मैं संगठन में रहूंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, संगठन ने नहीं दी टिकट, वो संगठन की इच्छा है, लेकिन संगठन के निर्णय को हमें स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है, ये संगठन हमें सिखाता है। आप अभी पूछ रहे थे ना कार्य पद्धति क्या होती है, यही हमारी कार्य पद्धति है कि संगठन का जो निर्णय है उसको स्वीकार करें और आगे बढ़े। हो सकता है संगठन ने कुछ ना देखा हो मेरे अंदर, हो सकता है कि आगे देखे, और नहीं तो संगठन जैसा निर्णय लेगा हम सदैव संगठन के साथ हैं। जब मेरा नाम कट चुका था तो थोड़ा सा मन तो उदास होता है, तो मैं घर जाकर सो रही थी। तो एक दिन मेरे पापा आए, बोले अरे सो क्यों रही है यहाँ पर? मैंने बोला मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी कैंपस। बोले अरे पागल हो, जाओ कैंपस में संगठन के लिए काम करो। जिस संगठन ने तुम्हें इतना नाम दिया है, जिस संगठन ने तुम्हें ये रुतबा दिया है, उस संगठन के लिए जाकर काम करो। टिकट सब कुछ नहीं होता। तो फिर ऐसा लगा कि हाँ पिताजी सही कह रहे हैं, तो आए वापस से। फिर हमारा पैनल था 4-3-2-1 का, उसके पर्चे खुद मैंने बांटे कॉलेज टू कॉलेज जाकर। तो संगठन के लिए काम करा और मुझे ऐसा लगता है संगठन जो करता है अच्छा करता है। चलकर गिरना फिर उठकर चलना, ये नियम है संसार का। कर्मवीर व्यक्ति को तनिक भी फर्क ना पड़ा जीत और हार का। तो वही है कि आगे भी मेहनत करते रहेंगे, देखते हैं क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त गुंजन मंडारी और आप सभी का स्वागत है हमारे ब्रांड न्यू पॉडकास्ट में, जहां हम आज एक ऐसा मेहमान को लेकर आए हैं, एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आए हैं जो समाज में बदलते हुए नेतृत्व को सामने लेकर आती हैं और समाज में कैसे पॉलिटिक्स का एक बड़ा रोल है उसको दर्शाती है। आज हमारे साथ कोई यूट्यूबर या कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी व्यक्ति है जो यूथ की चहेती है और यूथ की फेवरेट है। आज हमारे साथ हमारे बीच मौजूद है मिस दीपिका झा जी, जो एबीवीपी दिल्ली की स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और ये न केवल छात्र के हित के बारे में बात करती हैं, उनके नेतृत्व को सामने लाने की बात करती हैं, लेकिन उसी के साथ साथ महिला सशक्तिकरण कैसे आगे आना चाहिए, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, क्या क्या मुद्दे सामने लाने चाहिए, उसके लिए भी ये अपना पक्ष जो है उसको हमेशा अटल रखती है, उसको हमेशा स्ट्रॉन्ग रखती है। आज के इस पॉडकास्ट के जरिए हम इनकी यात्रा के बारे में जानेंगे, कैसे ये पॉलिटिक्स में आई और कैसे इनकी जर्नी की शुरुआत हुई, अभी तक इनकी जर्नी कैसी चल रही है और क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर एबीवीपी ने अभी तक काम किया है या कार्य करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं विद मिस दीपिका झा जी ऑन विचार विमर्श पॉडकास्ट एक्सक्लूसिवली। सबसे पहले नमस्कार है आपको, स्वागत है आपका विचार विमर्श के पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। कैसी चल रही है लाइफ अभी? अभी बहुत बढ़िया चल रही है, छात्र जीवन चल रहा है, छात्रों के हित के लिए करते करते जीवन बढ़िया चल रहा है।
तो कितने समय से आप एबीवीपी से जुड़े हुए हैं, कुछ बताइए। जैसे काफी ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि आप कितने समय से जुड़े हैं, या आपने कब पॉलिटिक्स में अपना आप कब पॉलिटिक्स में आई हैं, और कैसे कैसे जर्नी आपकी शुरुआत हुई, तो वो थोड़ा बताइए। मेरे को 4 साल होने वाले हैं एबीपी से जुड़े, और ऐसा नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में आई, मुझे आना पड़ा। मुझे क्या, मैं कॉलेज में थी तब मैंने देखा कि मुझे कॉलेज का चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि कॉलेज का चुनाव नहीं लड़ पाए। वो क्या था? कुछ कारण थे, नहीं लड़ पाए कॉलेज का चुनाव। फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही थी तो नहीं लड़ पाए चुनाव। फिर ऐसी इच्छा हुई कि अब तो कॉलेज खत्म हो गया, कॉलेज का चुनाव तो लड़ नहीं पाए। तो बहुत ऐसे मार्गदर्शक थे मेरे जिन्होंने बोला कि भाई कॉलेज नहीं हुआ तो क्या हो गया, डूसू की तैयारी करो। बढ़िया डूसू तो डूसू पता था आपको, होता क्या है डूसू? हाँ, मतलब कॉलेज राजनीति में देखते थे उस टाइम में। शिवांगी खरवाल दीदी होती थी हमारी डूसू में सह सचिव, उनको देखा करते थे हम लोग कि अरे दीदी कैसे काम कर रही है। तो उनसे ही थोड़ा जानने का मौका मिला कि दीदी कैसे होगा कैसे होगा। फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया, फिर कैंपस में आना शुरू करा। मेरा जो कॉलेज था वो था थोड़ा सा ऑफ कैंपस, लक्ष्मीबाई कॉलेज। तो इतना डूसू का उसमें इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा कम रहता था, कभी कभी साल में 3-4 बार, इससे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता नहीं था। तो फिर आते थे यहाँ पे, देखते थे डूसू ऑफिस है, अच्छा ऑफिस ऐसा होता है। अच्छा, डूसू का एक ऑफिस भी है? हाँ, ऑफिस है और यहाँ पर उसमें 4 कमरे होते हैं, एक प्रेसिडेंट के लिए, एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए, एक सेक्रेटरी के लिए, एक जॉइंट सेक्रेटरी के लिए। तो 4 कमरे होते हैं। तो पहली बार जाना हुआ तो देखा यार काश यहाँ पर हमारा भी एक होता। तो फिर इच्छा, हाँ, कि इस गद्दी पे कभी बैठने का मौका मिलता। तो फिर ऐसे ऐसे जाना हुआ, फिर सीखे धीरे धीरे कैसे डूसू होता है, कौन कौन से किस किस से मिलना चाहिए डूसू के लिए, ये वो ऐसी रुचि बढ़ी। फिर आए, फिर राजनीति शुरू करी। फिर कॉलेज टू कॉलेज जाना हुआ, बच्चों की समस्याएं जानने का मौका मिलता रहा। हर कॉलेज में जाते हैं, हर नई समस्या मिलती थी। फिर देखना हुआ कितना लोग जूझ रहे हैं। बच्चे एक घर से आते हैं निकल कर कि कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन वो यहाँ पर भी आके वो जूझ रहे हैं। तो बहुत कुछ संज्ञान में आया, बहुत समस्याएं हैं, अभी भी बहुत समस्याएं, काफी संज्ञान में आया। फिर सीखा कैसे लड़ा जाता है, काम कैसे किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे लड़ा जाता है, सीखा थोड़ा सा। फिर गए और सबके लिए, सबके छात्र हित के लिए लड़ते रहे, और आज भी लड़ रहे हैं। तो अब जो दीपिका झा का नाम है वो कार्य के लिए है, या फिर जो लोगों की आपने समस्याओं को समझा तो वो एक 1-to-1 एक कनेक्शन आपसे बना सके, इस वजह से? क्या है कि मैं बहुत एक ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ, बिहार के बहुत छोटी सी जगह से आती हूँ। तो देखा है कि कैसे हम लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करके चीजों को करते हैं। और बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं कुछ ज्यादा हाई क्लास फैमिली से नहीं, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो जो मेरी प्रॉब्लम्स थी, और जो बाहर से बच्चा पढ़ने आ रहा है, दिल्ली में हॉस्टल लेके रह रहा है, या पीजी लेके रह रहा है, या फ्लैट लेके रह रहा है, वो भी झेल रहा है ये सारी चीजें। तो देख के क्या समस्या है? जैसे पानी की समस्याएं होती थी कॉलेजों में, अभी भी है? हाँ, थोड़े कुछ कॉलेजों में अभी भी है। ठीक है, कहीं बेंच खराब हो रहे हैं, कहीं का सीसीटीवी काम नहीं कर रहा, कहीं लाइट नहीं आ रही है ना, कहीं का झड़ रहा है, पपड़ी चढ़ रही है, बिल्डिंग टूट रही है, और कहीं क्या कहते हैं ग्राउंड में खेलने के लिए वो नहीं है, कोर्ट वगैरह नहीं है। तो देखा ये कि भाई दूर से आ रहा है बच्चा, झेल रहा है ये सारी चीजें। तो देख के बुरा लगा कि हम भी आए थे, हम भी झेल रहे थे, हम तो खुद लड़ना सीख गए। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि इनके लिए लड़ना चाहिए मुझे, तो बस तो ये कारण था। हाँ, तो हो सकता है कि बच्चों का इसीलिए 1-to-1 मेरे से है, क्योंकि उन्होंने देखा कि कोई अपने जैसा हमारे बीच में आया है। और बहुत कम लड़कियां होती हैं जो पॉलिटिक्स के अंदर आती हैं और अपना जगह बनाती हैं, बहुत कम होती हैं। मतलब लड़कियों को ऐसे पॉलिटिक्स में कम देखा जाता है एज मुझे ऐसा कम्पेरेटिव। लगता है, मैं चाहती हूँ कि मेरी जैसी और भी मुझे मिले, जिनके साथ काम करने में मजा आए, लेकिन ऐसा बहुत कम मिलता है। लेकिन एवीपी में बहुत है, बहुत सारी छात्राएं हैं एवीपी में, बहुत छात्राएं हैं। लेकिन वहीं अगर हम अन्य संगठन में देखेंगे तो कहीं पर भी छात्राओं का ऐसा होता नहीं है। कभी ऐसा हुआ कि कोई जैसे अब काफी नाम है, तो कोई किसी ने कहा कि मैम एक ऑटोग्राफ, मैम एक फोटो, तो कभी ऐसा हुआ और कभी आपने मना किया हो इस बात के लिए? कभी ऐसा है? तो खैर कभी कुछ नहीं हुआ है कभी? हाँ, होता, मतलब ऑब्वियसली होता रहता है। हम लोग कई जगह जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो बोलते हैं दीदी एक फोटो खिंचवा लेते हैं। उनको लगता है अपने साइड की कोई दीदी आई है, आओ फोटो खिंचवाते हैं, थोड़ा सा अपनी जैसी कोई आई है, तो वो होता है। लेकिन अब मना तो क्या ही करेंगे, हम इतने बड़े कोई सेलिब्रिटी भी नहीं है कि मना करेंगे। ठीक है, सब खिंचवा सकते हैं।
बहुत खूब। कुछ कठिन प्रश्न पूछने से पहले एक सरल प्रश्न है आपके लिए कि एबीवीपी के नेतृत्व का हिस्सा होने के बारे में ऐसा क्या खास है जो लोग नहीं जानते हैं और उनको जानने की आवश्यकता है? मुझे ऐसा लगता है एबीवीपी जो है कार्य पद्धति से चलती है। वो क्या है? कार्य पद्धति एक वर्क करने का तरीका है कि आपको कैसे क्या करना है। एबीवीपी सिखाती है। हमारा जो संगठन है, हमारे में अभ्यास वर्ग होते हैं, हमारे में विभाग अभ्यास वर्ग होते हैं, बहुत सारी ऐसी होती है जिसमें 3 दिन का होता है, 4 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। इसमें जो कार्यकर्ता है उनको ग्रूम किया जाता है कि आप कैसे आगे की राजनीति कर सकते हो, है ना। उनको ग्रूम किया जाता है कि आपको मेंटोर कैसे करना है, आप खुद को कैसे मेंटोर करना है। तो मुझे ऐसा लगता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसा छात्र संगठन है जो अपने कार्यकर्ताओं पर विशेष ध्यान रखता है और अपनी कार्य पद्धति पे काम करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बढ़िया संगठन है। तो कहीं ना कहीं राजनीति को वायलेंस के रूप में भी देखा जाता है काफी जगह। तो आपको लगता है कि जैसे आपने कहा कि राजनीति सिखाई जाती है कि कैसे राजनीति असल में होती है? राजनीति सिखाई नहीं जाती, हमारी कार्य पद्धति हमें सिखाई जाती है कि जैसे उसमें क्या क्या सिखाया जाता है? क्या होता है कि हमारे होते हैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री, उसके बाद आते हैं प्रांत संगठन मंत्री, फिर होते हैं विभाग संगठन मंत्री। तो हमें कार्य पद्धति में सिखाया जाता है कौन कितनी कुर्सी पे कौन बैठेगा, नीचे कौन बैठेगा, मतलब सामने कौन बैठेगा, ये सिखाया जाता है कि आपको बैठना क्या आवश्यकता है, मतलब ये क्यों बताया? आवश्यकता है क्योंकि अगर आप अभी छात्र राजनीति में अगर आप सीख रहे हैं, आप आगे जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा ये पार्ट रोल करता है आपके जीवन में, क्योंकि आपको सीखने का बहुत कुछ मौका मिलता है। हमारे अभ्यास वर्ग में हमें ये सिखाया जाता है कि आपको अपने राष्ट्र से कैसे प्यार करना है, आपको पुनर्निर्माण कैसे करना है राष्ट्र का, ये सब हमें सिखाया जाता है हमारे अभ्यास वर्ग में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपनी जो कार्य पद्धति है वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रखने में सक्षम तो है। ये वो सिखाते हैं जी। जैसे आप अभी पॉलिटिक्स में हैं और आगे भी आप जाना चाहेंगी पॉलिटिक्स में इन द फर्दर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर, तो कोई एक इंस्पिरेशन हो या कोई सपोर्ट सिस्टम हो अदर देन फैमिली, कोई सपोर्ट सिस्टम या कोई एक इंस्पिरेशन हो कि हाँ मुझे इनकी तरह या इनके फीचर्स मैं चाहती हूँ कि मेरे में हो, कोई ऐसा पॉलिटिशियन ही हो सकता है या कोई भी जो आपका इंस्पिरेशन हो? मुझे 2 जने जो है बहुत पसंद है। एक तो रही नहीं, सुषमा स्वराज जी। अच्छा। वो मेरी इंस्पिरेशन थी। मैंने संस्कृत ली थी लक्ष्मीबाई कॉलेज में और मैंने संस्कृत ऑनर्स किया था। उनकी मैं संस्कृत के श्लोक सुनती थी और मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो एक तो केवल संस्कृत के श्लोक अच्छे लगते थे, मतलब वो पूरी थी उनमें? हाँ, वो खूबी थी उनमें। तो उनको देख के मैंने ऐसा सोचा कि मेरे को भी संस्कृत लेना है और मैं भी एक दिन ऐसे श्लोक पढ़ूंगी। तो ये आप उनसे सीखती हैं। बहुत खूब। एक महिला के रूप में नेतृत्व की भूमिका निभाते हुए आप अपने अनुभव को एबीवीपी में कैसे खास मानती हैं या कैसे खास समझती हैं? मैं बताती हूँ। मैं जब कॉलेज के अंदर आई थी ना तो मुझे पता ही नहीं था एबीवीपी क्या होता है, एनएसयूआई क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। किसी भी पार्टी के बारे में नहीं पता था। तो मैं कॉलेज गई, पहले दिन मेरे को एक मेरी सीनियर मिली। उसने बोला अरे तुम एबीवीपी क्यों नहीं ज्वाइन करती हो, तुम्हें एबीवीपी ज्वाइन करना चाहिए, तुम इतनी एक्टिव हो, हर चीज में आगे रहती हो, क्लब्स वगैरह में एक्टिव थे, सोसाइटीज वगैरह में, तुम हर चीज में आगे रहती हो, तुम्हें एबीवीपी ज्वाइन करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, अब एबीवीपी ज्वाइन करते हैं। एबीवीपी में गई, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि आप पहली बार कहीं जाते हो, आपको शर्म आती है कि मतलब कैसे फेस करेंगे नए लोग, नए वो लोग क्या सोचेंगे। ये भी दिमाग में आता है। मैं गई, मैंने देखा सारा ऐसा इतना फैमिली वाला पूरा वहां पे वो माहौल बना हुआ था जो मुझे नहीं भी जानता था। अच्छा आप कैसे हो, क्या हो, मतलब मुझे ऐसा लगा ये मेरा दूसरा घर है। तो सीधा आप एबीवीपी में ही क्यों गई, एनएसयूआई क्यों नहीं? मुझे ऐसा लगता है मेरी विचारधारा जो है वो एबीवीपी से मिलती है। मैंने दोनों के बारे में पढ़ा था जब मैं यूनिवर्सिटी में आई थी, तो मैंने दोनों के बारे में जानने की कोशिश करी, तो लेकिन मेरी विचारधारा जो थी वो एबीवीपी से मिलती थी, तो इस वजह से क्या विचारधारा मिलती है? बहुत सारी आइडियोलॉजीज जो मिलती हैं, कार्य करने का तरीका। एबीवीपी हर क्षेत्र में काम करता है, चाहे वो आयाम गतिविधि हो, एसएफएस हो, एसएफडी हो, हर तरह के क्षेत्र में काम करता है। समाज हित के लिए हो, राष्ट्र हित के लिए हो या छात्र हित के लिए हो, एबीवीपी काम करता है। और मुझे ऐसा ही संगठन चाहिए था जो छात्र हित के लिए और राष्ट्र हित के लिए काम करे और समाज हित के लिए। तो मैंने सोचा कि अब तो बस इस संगठन में जाना है, और फिर मैं मिली संगठन। तो एक थॉट प्रोसेस आपको उनसे मिला, जिस वजह से आपने एबीवीपी ज्वाइन करी। फिर बहुत अच्छा था सब कुछ, मैं जाती रही। बैठक, हमारे यहाँ बैठक होती है। अच्छा, बैठक जैसे चाय पर बैठ के? नहीं, हमारे यहाँ जो मीटिंग को आप लोग मीटिंग बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं आज बैठक है,
इतने बजे इतने यहाँ तो आपको आना है, तो हमारे अच्छा। बैठक होती थी। तो ऐसा नहीं है कि एक आदमी का डिसीजन चल रहा है एबीपी में, नहीं, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से भी डिसीजन के लिए पूछा जाता है कि भाई आपको ठीक है ना, ये कर सकते हैं ना। जैसे काफी पार्टीज में छोटे कार्यकर्ता को निग्लेक्ट कर दिया जाता है। हाँ, तो एबीपी ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। एबीपी में छोटे से कार्यकर्ता से भी पूछा जाता है कि ये कार्य कर सकते हैं हम, आपका क्या है इस पे विचार, करना चाहिए हमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से मेरा एबीपी में रहने की तो रुचि ये है। सब जो फैक्टर्स हम कह सकते हैं, जो क्वालिटीज हैं, वो आपको एबीवीपी की तरफ आकर्षित किया। जी। अगर हम इलेक्शंस की ही बात करें तो छात्र राजनीति का मेन प्रोसेस क्या होता है? जैसे काफी लोगों को ये नहीं पता कि टिकट कैसे दी जाती है। काफी बार हमें ये देखने को मिलता है कि कुछ लोग खड़े हुए लेकिन उनको टिकट ही नहीं मिली। तो बेसिकली टिकट किस बेसिस पर दी जाती है और छात्र राजनीति का पूरा प्रोसेस क्या होता है? छात्र राजनीति का प्रोसेस तो क्या ही होता है कि छात्रों के बीच में आप जाओ, काम करो, ज्यादा से ज्यादा छात्र आपको चाहें कि आप अच्छे स्टूडेंट लीडर्स हो। हाँ, आप अच्छे स्टूडेंट लीडर हो, लोग आपको चाहें, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो देखा है, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए हर चीज करने की, है ना। जैसे कि आपको लोग भी चाह रहे हैं, है ना, आप संगठन में भी बहुत अच्छा कर रहे हो, संगठन में भी आपको लोग चाह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है। और टिकट मिलने की ऐसी कोई बात नहीं होती। मैं जिस संगठन से हूँ उस संगठन में जो है टिकट मिलने का ऐसा कुछ नहीं होता। जो उनको दिखता है कि ये सक्षम है, ये कर सकते हैं, तो उनको टिकट मिलता है। मुझे जैसे अगर हम बात करें, इस बार आप भी खड़े हुए थे लेकिन आपको टिकट नहीं दी गई एबीवीपी के द्वारा, तो उसका क्या कारण हम आपके मुंह से जानना चाहेंगे, क्या कारण उसका रहा? क्या आपको लगा कि आपके काम में कोई कमी रही, या काम इतना करने के बाद भी नहीं दी? क्या कारण है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है वो हमारे संगठन का निर्णय है, उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी। वो संगठन जो करता है अपने कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा करता है। लेकिन कुछ तो गुस्सा होगा मन में कि इतना काम आपने करा। सोशल मीडिया पर हम देखें तो आप जस्टिस फॉर अभया करके, या जो कॉलेज माफियाज थे, जो कॉलेज के बच्चे की जान चली गई, आप उनके लिए आपने काफी प्रोटेस्ट किए, काफी आपने खून पसीना बहाया, लेकिन उसके बाद भी टिकट नहीं दी। क्या कारण? मतलब कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ तो गुस्सा है मन में कि क्यों नहीं दी? नहीं, ऐसा नहीं है। संगठन में मैं अपने विचार लेकर आई थी, और अगर मैं संगठन में हूँ तो मैं कभी भी ये नहीं सोच के आई थी कि टिकट मिलेगा तो ही मैं संगठन में रहूंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, संगठन ने नहीं दी टिकट, वो संगठन की इच्छा है, लेकिन संगठन का निर्णय को हमें स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है, ये संगठन हमें सिखाता है। आप अभी पूछ रहे थे ना कार्य पद्धति क्या होती है, यही हमारी कार्य पद्धति है कि संगठन का जो निर्णय है उसको स्वीकार करें और आगे बढ़े। हो सकता है संगठन ने कुछ ना देखा हो मेरे अंदर, हो सकता है कि आगे देखे, और नहीं तो संगठन जैसा निर्णय लेगा, हम सदैव संगठन के साथ हैं और हमेशा काम करते रहेंगे संगठन के लिए। जैसे आपने जो भी उत्तर दिया वो मानने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी, लेकिन जैसे अगर हम देखें तो जब टिकट नहीं दी जाती है तो शुरू में जब बच्चे आते हैं डीयू में, तो कहीं ना कहीं उनके माता पिता भी बोलते हैं कि आप पॉलिटिक्स में ना जाइए। तो चलिए आप पॉलिटिक्स में आ गए, लेकिन उसके बाद जब टिकट नहीं दी, इतने साल कार्य करने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं परिवार का कोई कॉल आया या उनका कोई ऐसा संदेश आया कि अब तो छोड़ दो, या अब भी पॉलिटिक्स में जाना है, ऐसा कुछ? नहीं, मेरा जब ऐसा हुआ था तो कुछ दिन मैं घर पर सो रही थी, 2-3 दिन हो गए थे मैं घर पर सो रही थी, पता ही नहीं था। हाँ, मतलब जब मेरा नाम कट चुका था तो थोड़ा सा मन तो उदास होता है, तो मैं घर जाकर सो रही थी। तो एक दिन मेरे पापा आए, बोले अरे सो क्यों रही है यहाँ पर? मैंने बोला मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी कैंपस। बोले अरे पागल हो, जाओ कैंपस में और संगठन के लिए काम करो। जिस संगठन ने तुम्हें इतना नाम दिया है, जिस संगठन ने तुम्हें ये रुतबा दिया है, उस संगठन के लिए जाकर काम करो। टिकट सब कुछ नहीं होता। तो फिर ऐसा लगा कि हाँ पिताजी सही कह रहे हैं, तो आए वापस से। फिर हमारा पैनल था 4-3-2-1 का, उसके पर्चे खुद मैंने बांटे कॉलेज टू कॉलेज जाकर। तो संगठन के लिए काम करा, और मुझे ऐसा लगता है संगठन जो करता है अच्छा करता है। बहुत खूब। जैसे आपका कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड, आपके पिताजी पॉलिटिक्स में है, अगर हम देखें कौन सी पार्टी से है वो? बीजेपी से। तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि मैं इस पॉलिटिक्स को छोड़कर, अगर मेरे ऑलरेडी फैमिली बैकग्राउंड है पॉलिटिक्स का, तो वो मेरे फादर भी हेल्प कर सकते हैं, मुझे पॉलिटिक्स में ही जाना, तो मैं वहां से क्यों ना चली जाऊं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैं छात्र जीवन में हूँ तो छात्र राजनीति पे ध्यान देना चाहिए, और मेरे को ऐसा लगता है जैसा संगठन आदेश करेगा मैं संगठन के उस पर चलूंगी। ठीक है, मेरे को बढ़ाने वाले तो संगठन थे, पिताजी ने पालन पोषण किया और यूनिवर्सिटी में भेजा, इतना पिताजी का था, लेकिन आगे जो नाम फेम ये दिया वो संगठन ने दिया। तो जैसा संगठन बोलेगा संगठन के साथ रहेंगे।
ठीक है। अगर हम डीयू की बात करें तो डीयू में जैसे आप अभी आपको हो गए 1-2 साल पढ़ते हुए यहाँ पर, तो एक कौन सी, जैसे आपने कहा कि काफी सारे मुद्दे हैं बच्चों के, लेकिन एक कौन सी बड़ी समस्या है जो आपको लगती है कि इस समय पर बच्चों के बीच में है, जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है और उस पर कोई भी पार्टी काम नहीं करे, चाहे वो एबीवीपी है, चाहे एनएसयूआई है, चाहे इंडिपेंडेंट पार्टी है? एक बड़ी समस्या। ऐसा नहीं है, एबीपी काम कर रही है अभी। एक समस्या को लेकर मैं अभी संगठन के अंदर गई थी, वो है वेंडिंग मशीन है। यूनिवर्सिटी में हर जगह वेंडिंग मशीन है। वो क्या मतलब है? पैड के लिए होता है वेंडिंग मशीन। उसमें आप उसमें बहुत सारे पैड होते हैं, आप उसमें प्रेस करोगे तो पैड निकल कर आएगा। ऐसी वेंडिंग मशीन रहती है। तो क्या होता है कि अब मैंने जो देखा है यूनिवर्सिटी के अंदर वेंडिंग मशीन तो बहुत सारी है, लेकिन उनके अंदर पैड नहीं रहती। तो मैंने जाके संगठन में बात करी, मैंने कहा भाई साहब ऐसे ऐसे हो रहा है, इस पे क्या करना चाहिए। संगठन ने तुरंत इस पे काम करा। संगठन ने बोला कि ठीक है, 1-2 दिन के अंदर, अभी परसों की बात है ये, उन्होंने बोला 1-2 दिन के अंदर हम क्या कहते हैं अपना एसएफएस की टीम लगाते हैं और पूरे जहां जहां वेंडिंग मशीन खाली है उसको भरवाते हैं, और एक ये ऐसा संकेत देते हैं कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को कि आप जो नाकाम हो काम करने में, तो आज छात्र खुद काम कर रहा है। आप नाकाम हो चुके हो काम करने के लिए, आज छात्र खुद जाके अपने पैड भर रहा है उसके अंदर। तो ये यूनिवर्सिटी को एक वो देने के लिए संगठन वर्किंग में वर्क प्रोसेस है या अभी काम चल रहा है इसकी? एवीपी क्या कहते हैं, हमारा एसएफएस एक आयाम है, उसके थ्रू हम लोग पैड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हम करते हैं, हम लोग करते हैं। ये तो एवीपी का पार्ट है। हम लोग बहुत शुरू से, जब से एवीपी का गठन हुआ है, शुरू हुआ है तब से आप करते हैं। समाज के बीच में जाते हैं, जो महिलाएं अफोर्ड नहीं कर सकती पैड, उनको हम पैड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उसे ऋतुमती अभियान बोलते हैं। तो हम लोग करते हैं ये। और ये एक बड़ी समस्या है, आपको लगता है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन जब आप ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं और डीयू के अगर आप देखें तो आपके साथ जो कार्यकर्ता भी हैं या आपके साथ जो लोग शामिल हैं वो भी डीयू के ही होंगे मोस्टली। तो जब इतने सारे लोग आपके साथ मौजूद हैं, उसमें महिलाएं भी हैं कुछ, और जब आप इतने सालों से उस पर प्रयास कर रहे हैं और वो ऑलरेडी चल रहा है, इनवर्क प्रोसेस है, तो उसके बाद भी समस्या कैसे है? उसके बाद तो समस्या सॉल्व हो जानी चाहिए। क्या है कि एबीपी अभी तक समाज के बीच में काम कर रहा था। ये पैड डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो मैंने आपको बताया, कॉलेज में नहीं था ये, अभी तक कॉलेज में नहीं था। अच्छा। ये हम लोग समाज में जो महिलाएं बस्ती में रहती हैं उनके बीच में हम लोग जा जाके पैड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो अब हमने देखा कि कुछ टाइम से क्या है कि वेंडिंग मशीन में ही पैड नहीं आ रहा। हम दुनिया में तो बांट रहे हैं, लेकिन हमारे कॉलेजों में ही नहीं आ रहा। तो हमने सोचा है कि हम बस्ती के साथ साथ कॉलेज के अंदर भी ध्यान देंगे और कॉलेज के लिए भी करेंगे। तो इसको अभी हम 1-2 दिन के अंदर इसको कर देंगे। मतलब शुरू हो जाएगा? हो चुका है, शुरू हो चुका है, होना भी चाहिए। हाँ, शुरू हो चुका है, हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। अगर हम देखें तो डीयू में इस बार भगवा का जो पर्चा है, या जो हम कह सकते हैं एक टैग है, वो इस बार नहीं लहराया। और कहीं ना कहीं जो डीयू के इलेक्शंस के जो नतीजे आए वो काफी नेगेटिव आए, उनके पक्ष में नहीं आए एबीवीपी के। तो जैसे हम देखें कि रौनक खत्री जी एनएसयूआई से अध्यक्ष बने इस साल आफ्टर 7 years ऑफ लॉन्ग गैप, एंड उसके बाद उन्होंने ऋषभ चौधरी जी को डिफीट भी किया। पहला मेरा इससे प्रश्न ये निकलता है कि आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एबीवीपी ने कम कार्य किया ये पिछले 1 साल में, जो वो हारे इस इलेक्शंस में? क्योंकि पिछले इलेक्शंस में वो जीते थे, तो इस इलेक्शंस में हार का क्या मतलब है? पहला प्रश्न ये। और दूसरा प्रश्न ये कि काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जैसे अगर हम बीजेपी और कांग्रेस की पॉलिटिक्स देखें, उनके इलेक्शंस देखें, तो अगर कांग्रेस हार जाए तो कहते हैं कि ईवीएम उन्होंने कुछ धांधली हुई है और ईवीएम का इसमें दोष है ना, और वो बीजेपी के पक्ष में है, और ईवीएम वोट डाल रहे, लोग वोट नहीं डाल रहे। तो इसमें भी लोगों का कहना यह था कि इसमें भी अगर ईवीएम होता तो कहीं ना कहीं एबीवीपी जीत जाता। लगता है आपको? मैं आपको बताती हूँ, नहीं, जो डूसू इलेक्शन है उसमें ईवीएम ही होता है, पहली चीज। दूसरी ये जो अभी इलेक्शंस, हाँ, ईवीएम रहता है। कॉलेज इलेक्शन, लोगों का कहना है ईवीएम होने के बाद कैसे आ गई एबीवीपी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो इन लोगों ने एक मानसिकता बना रखी है, और तो कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने एक मानसिकता बना रखी है। ऐसा कुछ नहीं है कि ईवीएम नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आप बात कर रहे थे रौनक खत्री की, तो मैं बता दूं कि इस बार एनएसयूआई 2 सीटों पे जीती है, और दोनों कैंडिडेट ऐसे थे जो 10-10, 20-20 दिन पहले आए हैं एनएसयूआई में। उनको पता नहीं था या उन्होंने कैंपेनिंग नहीं करी? नहीं, के बाद वो एनएसयूआई में ही 20 दिन पहले आए, उसके बाद उनकी टिकट हुई है। हाँ, 20 दिन पहले टिकट मिलने से 20 दिन पहले उन्होंने एनएसयूआई ज्वाइन करी है। तो मैं ये जीत, पहली बात तो एनएसयूआई की मानती नहीं हूँ, ठीक है।
दूसरी चीज, जो इनके कैंडिडेट्स हैं उन्होंने क्या कहते हैं उसको, लोगो लगाना ही 10 दिन पहले शुरू करा था एनएसयूआई का। पहले आप बोल रहे थे कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं ना इस संगठन से हूँ, मैं ना उस संगठन से हूँ, फिर आप एकदम से इस संगठन में आ जाते हैं और फिर आप लोगों, मतलब पहले वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे? नहीं, पहले वो तैयारी कर रहे थे, छात्रों के बीच में जा रहे थे इंडिपेंडेंटली कि मैं, मतलब खड़े थे वो तैयारी, खड़े नहीं थे, वो तैयारी कर ररे थे। अच्छा। जैसे सभी कैंडिडेट तैयारी करते हैं वैसे तैयारी कर रहे थे, लोगों के बीच में जाना, तो तैयारी कर रहे थे। लेकिन फिर 10 दिन पहले बोलते हैं कि मैं एनएसयूआई से चुनाव लड़ रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि एनएसयूआई की जीत है, ये मुझे लगता है कि उनकी अगर जीत भी है तो उनकी पर्सनल जीत है, वो एनएसयूआई की जीत नहीं है। दोनों कैंडिडेट, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी पे लोकेश चौधरी जी जीते, वो भी मुझे नहीं लगता कि एनएसयूआई की जीत है, वो भी उनकी आप पर्सनल। नहीं मानते उन्हें एक अध्यक्ष के रूप में? अब तो बन गए हैं, मानना पड़ेगा। लगता है कुछ आगे सुधार होगा या करेंगे वो? मुझे ऐसा लगता है 2 सीट पे एबीपी जीती है, 2 सीट पे एनएसयूआई जीती है, तो दोनों को, चारों को मिलकर अच्छा काम करना चाहिए और यूनिवर्सिटी के लिए काम करना चाहिए। अपना छोड़ के यूनिवर्सिटी के लिए काम करो थोड़ा सा। लेकिन लगता है कभी एबीवीपी और एनएसयूआई साथ में मिलकर काम कर सकती हैं, जो एक दूसरे के ऑपोजिशन में खड़े होते हैं इलेक्शंस में? ऐसा नहीं है। आज का जो यूथ है, वो बहुत ज्यादा समझदार है, मुझे ऐसा लगता है, तो वो मिलके भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। काम होने से मतलब है, चाहे मिलकर करे चाहे अलग अलग करे, काम होने से मतलब है। छात्रों के हित में काम होना चाहिए जी। और जैसे मैंने 2 प्रश्न आपसे पूछे थे, तो सेकंड में आपने कहा कि ईवीएम का ऐसा कुछ नहीं कि किसी के पक्ष में है। हाँ। और पहला जो मैंने पूछा था कि एबीवीपी की हार का क्या कारण है? मुझे ऐसा लगता है क्या कि कार्य कम पड़ गया या एनएसयूआई ने ज्यादा कार्य कर दिया? कहीं ना कहीं बच्चों ने ही वोट दिए, तो उनको क्या एनएसयूआई की तरफ ज्यादा उनको लगा कि हाँ एनएसयूआई अब अगर हम उनको इलेक्ट करते हैं तो एनएसयूआई अच्छा कार्य करेगी एबीवीपी से ज्यादा, इसलिए इलेक्ट किया है? क्या कारण था? मुझे ऐसा लगता है कि जो एबीवीपी है वो 365 दिन काम करती है छात्र हितों के लिए, ठीक है। और आप देखोगे अध्यक्ष के पद पे सिर्फ 1000 का मार्जिन है, और 1000 का मार्जिन मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा मार्जिन होता है। तो मुझे इस पर मैं रौनक खत्री जी का बता रहे हैं। हाँ जी 2000 सिर्फ वोट से जीते, सिर्फ 1000-1500 वोटों से ऋषभ चौधरी जी। तो ज्यादा का मार्जिन है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और वहीं आप देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट पे भानु प्रताप जी 9000 वोटों से जीते हैं एबीवीपी के। तो आप देख सकते हैं किस हिसाब का मार्जिन है। लोगों ने, जनता ने प्यार, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्यार जताया है और अच्छी तरह से जताया है। हो सकता है कहीं थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई हो, देखेंगे अगली बार से ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, और अभी से छात्र हितों के लिए काम करते रहेंगे। हम लोग वैसे भी 365 दिन काम करते हैं छात्र हितों के लिए। जो एनएसयूआई है वो बरसाती मेंढक है, वो चुनाव के टाइम में उठ के आ जाते हैं। जो एबीवीपी वो 365 दिन काम करती है, करना भी चाहिए। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें, अभी हाल ही में एबीपी लाइव में एक इंटरव्यू तुषार जी ने दिया था, तो उसमें जब उनसे पूछा जाता है तो वो उन्होंने कहा था कि पिछले साल का इंटरव्यू में मैंने देखा था, तो उसमें ये था कि वो कह रहे थे कि हमारा जो मैनिफेस्टो है, जो हमने जो अभी 1 साल गया, उसमें जो हमने मैनिफेस्टो है उसमें हम पूरा कार्य करेंगे और जितना हो सकता है हम मेहनत करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि उनका मैनिफेस्टो फेल हो गया है, या उस मैनिफेस्टो जो उन्होंने निकाला था एबीवीपी का इस साल के लिए, क्या उस पर वो खड़े नहीं उतर पाए? ऐसा नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। एक जो पॉइंट है वो सारे स्टूडेंट्स पूछते थे, मैं भी जब जाती थी कॉलेज टू कॉलेज तो लोग पूछते थे, वो था मेट्रो कंसेशन पास का। हाँ, ये काफी सुना है, क्या होता है मतलब मेट्रो कंसेशन पास की, इतना हमें छूट मिले स्टूडेंट होने के नाते मेट्रो में। तो क्या हुआ कि जो तुषार जी थे वो उस टाइम डूसू के अध्यक्ष थे, वो गए एलजी के पास, उन्होंने इसके लिए अपना पत्र भी सौंपा और इस पे कार्य चल रहा है। अब कोई भी इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए, एक मेट्रो का कंसेशन लेने के लिए समय तो लगता है। अब आप चाहोगे कि 1 साल के अंदर हो जाए तो थोड़ा सा मुमकिन नहीं है। इस पे एलजी भी विचार करेगा, फिर एलजी सरकार से पूछेगा, है ना, तो वो पूरा एक प्रोसीजर है। तो इसलिए वो मेट्रो कंसेशन वाला काम अभी भी चल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज है, एक था इनका पिंक टॉयलेट बनवाना छात्रा मार्ग पे। क्या होता है? पिंक टॉयलेट फॉर वुमेन्स के लिए भैया, कि उस मार्ग पे एक भी वॉशरूम नहीं है, तो एक वॉशरूम छात्रा मार्ग है एक यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा, बाकी सब जगह है? हाँ, छात्रा मार्ग है यूनिवर्सिटी में, वहां पर अवेलेबल नहीं है। तो उनका था कि यहाँ पर हम एक करेंगे मेट्रो कंसेशन, सॉरी पिंक टॉयलेट करेंगे।
तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनको वाइस चांसलर जी को एक पत्र सौंपा। उसमें उन्होंने वाइस चांसलर जी ने बोला कि आप मुझे एक जगह स्पेसिफाई करके बताओ कहाँ पर बनवाना है। और उन्होंने 2-3 जगह स्पेसिफाई करके बताया कि यहाँ बनवाना है, यहाँ बनवाना है, यहाँ बनवाना है, और उस पर काम चल रहा है। वो काम चल रहा है, वो अध्यक्ष हट चुके हैं, लेकिन हमारे उपाध्यक्ष और सचिव हमारे हैं, तो इस पर काम चल रहा है और कर लेंगे हम। तो कहीं ना कहीं जो मैनिफेस्टो को लेकर आए थे उस पर वो कार्य चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। कहीं ना कहीं हमने आपके भी देखा था कि कुछ दिन पहले आपने एक पोस्ट किया था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप उस स्ट्रीट लाइट्स की बात कर रही थी कि आपने उसके लिए पत्र भी दिया था और वो अप्रूव भी हुआ था। क्या उसका क्या मतलब, कहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स ऑफ है? ये सोल ऑफिस के बाहर स्ट्रीट लाइट नहीं है, कहीं भी नहीं है। मैं एक दिन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं वहां से आ रही थी, मैंने देखा वहां पर 3 गर्ल्स हॉस्टल है, मेघदूत, मिरांडा और वहीं पर आगे थोड़ा सा यूजीपीजी, 3 हॉस्टल्स हैं, वुमेन्स हॉस्टल। रात को छात्राएं आती हैं जाती हैं, वहीं पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, कोई खेलने गया बैडमिंटन, कुछ भी कार्य। हाँ, तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फोन स्नैचिंग जैसी समस्याएं हम देख रहे हैं, तो उसके बावजूद वहां पर लाइट नहीं है और इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रहा। सबसे बड़ी बात ये है, आप इतने बड़े बड़े महीन बैठे हुए हैं पदों पर और वो भी नहीं देख रहे। तो फिर ये मैंने संज्ञान हमारे जो डूसू के उपाध्यक्ष हैं उनके संज्ञान में डाला कि ऐसी वहां पर लाइट नहीं है, और अगले दिन ही हम डीएसडब्ल्यू से मिलने गए और उस पर कार्य शुरू हो चुका है। अब आज जाके देखेंगे तो वहां पर लाइट लग रही है। और कितने समय से नहीं लग रही थी? आपने अभी देखा? नहीं, मैं इसको देख रही थी 7-8 महीने से। मैंने आज से 3 महीने पहले भी वीडियो बनाई हुई थी, पर वो मैंने अपलोड नहीं करी थी, मेरे फोन में अभी भी रखी है वो, कि शायद मैंने सोचा कि एक बार उस टाइम 3-4 महीने पहले चुनाव आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि कोई सोचेगा और चुनाव से पहले लगवा देगा लाइट। लेकिन मैंने फिर 1 हफ्ते पहले देखा, मैंने कहा यहाँ पे तो लाइट ही नहीं लगी अभी भी। तो मैंने कहा अब तो वीडियो बनाना बनता है, तो फिर मैंने सोचा कि इस पर कार्रवाई करी जाए। और वीडियो बनाने के बाद ही कहीं ना कहीं लोगों ने देखा और उनको लगा बिल्कुल। मेरे पास बहुतों के फोन भी आए, मेरे पास बहुतों के फोन भी आए कि आप डायरेक्ट मेरे पास लेकर आ जाते इसको। काफी लोगों को तो पता भी नहीं था कि वहाँ पे नहीं है। हाँ, तो वो बोल रहे थे कि अगर आपको ऐसी कोई समस्या थी तो आप डायरेक्ट लेकर आ जाते, आपको वीडियो बनाने की पहले हो जाता। कह रहे आपको वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा नहीं, वीडियो बनाने की तो जरूरत है, छात्रों को पता लगना चाहिए कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। वहाँ का सोल का बच्चा क्या है कि सोल वोट बैंक नहीं होता डूसू का, तो लोग ध्यान नहीं दे रहे उस पे। लेकिन सोल की फुल फॉर्म क्या है? आपने उसमें मेंशन भी किया था। हाँ, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ऑफिस के बाहर ही आप कह रहे थे कि नहीं लगी हुई है लाइट। हाँ, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बाहर वो डूसू का पार्ट नहीं है सोल ऑफ ओपन लर्निंग, तो इसलिए ध्यान नहीं दिया जाता। एवीपी है, एवीपी हर कॉलेज में काम करती है, हमारे हर कॉलेज में यूनिट बनी हुई है, हमारी सोल में भी यूनिट बनी हुई है, जो नॉन डूसू कॉलेज है हमारी उनमें भी यूनिट बनी हुई है। हम वहां पर भी काम कर रहे हैं, हम वहां पर भी लड़ रहे हैं, हम वहां भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम वहां पर भी कार्य करवा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इसी वजह से थोड़ा सा एवीपी ने ध्यान दिया, एवीपी ने मेरे संज्ञान में डाल चल रहा है। बिल्कुल। अगर हम बात करें, काफी लोगों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और एबीवीपी साथ में है, क्योंकि अगर हम देखें आरएसएस के अंडर ही दोनों आते हैं, और कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एबीवीपी में देखने को मिलता है। एबीवीपी बीजेपी के साथ रहता है और कहीं ना कहीं एनएसयूआई कांग्रेस, क्योंकि अगर हम देखें अभी जैसे इलेक्शंस हुए तो कोई भी जीत होती है एबीवीपी की तो बीजेपी के जो पार्टी के मेंबर्स हैं वो उनको प्रशंसा करते हैं उनकी, और कहीं ना कहीं वो टाइटल भी डालते हैं नेशन इंटीग्रिटी फर्स्ट या नेशन फर्स्ट, ऐसा कुछ करके टाइटल्स डलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि दोनों आरएसएस के अंडर आते हैं, तो कहीं ना कहीं एबीवीपी और बीजेपी एक साथ है, या एबीवीपी शुरू से कहता आ रहा है कि हम अलग हैं, हम नहीं चलते किसी के साथ, और एनएसयूआई तो कभी कभी बोल भी देते हैं कि हम कांग्रेस के हैं हमारे साथ, है ना, हमारे पार्टी मेंबर्स। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर कि है एक साथ या नहीं है? एक कंफर्मेशन दे दीजिए हमें। अभी आपकी क्वेश्चन में ही जवाब मिल गया। एबीपी स्वयं कहता है कि हम बीजेपी के मेंबर्स तो अपलोड करते हैं ना, करते हैं, ठीक है, सबकी अपनी इच्छा है। अब जैसे कि कुछ ऐसे बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जो एबीपी का प्रचार करने आते हैं चुनाव में। वही मैं कह रही हूँ कि वो जब प्रचार करने आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमारी पार्टी है ये। मैं बता रही हूँ ना, कई ऐसे नेता है वो इंटरव्यू में खुद बोलते हैं कि हमें एनएसयूआई वाले बुलाते नहीं है, तो उसमें हम क्या करें, हमें बुलाओ प्रचार के लिए, हम उसमें भी जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि एबीपी बीजेपी का पार्ट है। तो ट्राई करना चाहिए एनएसयूआई को कभी। हाँ बिल्कुल, मेरे को तो मैं तो उनको सलाह दूंगी कि एक बार ट्राई करके देखें।
ठीक है, तो अगर हम वापस आ जाते हैं एनएसयूआई पर, मतलब कांग्रेस पर अगर हम वापस आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अभी जैसे वो जीते हैं, एनएसयूआई ने 2 सीट्स जीती हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये कहना था इसमें कि अब देश बदलेगा, अब जो पूरा डीयू है उसकी जो स्थिति है वो बदलेगी। और रौनक खत्री जी ने ये भी कहा था कि काफी लोग, जो दुनिया के लोग हैं, वो ये कह रहे थे कि एबीवीपी से कोई भी अध्यक्ष का जो पोस्ट है वो छीन ही नहीं सकता। तो उन्होंने ये कहा कि हमने भी ठान लिया था उसी दिन कि हम छीन कर रहेंगे, और हमने छीन लिया। तो पहला प्रश्न ये है कि आप क्या इस बात से सहमत हैं, और अगर सहमत हैं तो आपको लगता है कि आगे जाकर अब जो वो बने हैं अध्यक्ष, तो आगे जाकर कुछ बेटरमेंट और आने वाली है दिल्ली में अगर हम देखें, डीयू में अगर हम देखें, क्या लगता है? एक छात्र नेता कहा जाता है हम लोगों को, जो हम स्टूडेंट एक्टिविस्ट होते हैं। छात्र नेता होने के नाते तो मैं चाहती हूँ कि सच में बदलाव हो डीयू में और कुछ काम हो, ताकि जो स्टूडेंट आप बोल, हाँ, ताकि जो छात्र पढ़ने आता है वो मुश्किलों में ना गिरे, है ना, इतनी मुश्किलें झेलता है वो। तो मैं तो चाहती हूँ कि कार्य करें, और अगर कार्य करेंगे तो अच्छी बात है, बट लेकिन जुमलेबाजी से काम नहीं चलता ना, यहाँ तो काम से काम चलता है। जुमलेबाजी मतलब क्या? मुझे ऐसा लगता है कि जो रौनक खत्री जी हैं वो अपने पीआर के दम पर हैं, मुझे ऐसा लगता है। वो अपना जो उनका पूरा पीआर पैसा है कि पीआर करवा रहे हैं। मेरे को उनकी फैमिली में जो है वो उनकी पीआर कंपनी खुद की है, खुद की फ्री में काम हो गया। तो जो पीआर के दम पे चीजें चल रही हैं, तो पीआर के दम पे आपने चुनाव लड़ा है और पीआर के दम पे आप चुनाव जीते हो, आप ग्राउंड पर कहीं भी नहीं हो। फैमिली है उनकी पॉलिटिक्स में? मुझे इतनी जानकारी नहीं है फैमिली की, लेकिन मुझे इतना पता है कि उनकी शायद फैमिली का कोई पीआर कंपनी में कुछ है, आई डोंट नो, तो उनसे वो पीआर संभलवा रहे हैं। इंस्टाग्राम पर भी अगर हम देखें उनकी रील्स ऐसी आती हैं। हाँ, तो पीआर चल रही है भाई। तो जो अगर वो कुछ ऐसा भी, अगर कुछ हल्का फुल्का भी कर रहा है तो उसको इतना बड़ा चढ़ा के दिखाना, हाँ, ये है उनका। एग्जैक्टली। आप ग्राउंड पे कुछ नहीं कर रहे हो। आप कितने दिन लॉ फैकल्टी में जीतने के बाद आप कितने दिन गए हो अपने कॉलेज लॉ फैकल्टी बच्चों से पूछने के लिए कि आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं? एक बार भी नहीं गए हो आप जाके पानी तो चेक कर लेते हो कि पानी आना नहीं आ रहा। आप उन बच्चों के बीच में बैठो ना, उनको कब लगेगा कि मेरा अध्यक्ष मेरी तरह है? कब लगेगा? मैम भी कहा गया था एक समय पर कि उन्होंने बच्चों की कुछ पानी की समस्या थी और उन्होंने वो समस्या वो कोर्ट तक भी लेकर गए थे। मुझे इसके बारे में तो कुछ कहना नहीं है, बट मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आप अगर डूसू अध्यक्ष हो तो आप जाके बच्चों के बीच में बैठो। मुझे कब फील होगा कि आप मेरी तरह हो? मुझे तो फील नहीं है। हाँ, आप मेरे जैसे हो, आप भी सामान्य परिवार से आ रहे हो, जो हम झेल रहे हो वो आप झेल रहे हो। तो हमें तो ये चीज फील नहीं हुई। आप जीतने के बाद एक बार भी किसी भी स्टूडेंट के बीच में आप नहीं बैठे हो, आपने बात नहीं करी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी कुछ चीजों पे सुधारने की जरूरत है। अब उसी की तरफ आप इधर देखिए, जेएमसी कॉलेज है, जीसस एंड मैरी कॉलेज, वहां पर अभी कुछ दिन पहले एक दुर्घटना हुई। दुर्घटना ये थी कि सभी बच्चों के एग्जाम के रिजल्ट में ईआर आ गई थी, यानी बैक आ गई थी। अच्छा। सारे एग्जामों में ये पॉसिबल नहीं है, पहली चीज। सब बच्चों में तो पॉसिबल नहीं। हाँ, तो आ गई थी, ऐसा हुआ था करीब 300-400 बच्चों में सेम हुआ था ऐसा, और सारे सब्जेक्ट में आ गई थी। वहां पर एबीवीपी के उपाध्यक्ष, डूसू उपाध्यक्ष और डूसू सचिव मित्रविंदा दोनों पहुंचे और दोनों बच्चों के बीच में बैठे और जाना कि आपको क्या दिक्कत आ रही है और उसको सॉल्व कराया। ये एबीवीपी ने करा। और वहीं एनएसयूआई का अध्यक्ष भी था, सह सचिव भी था, दोनों में से कोई जेएमसी नहीं गया, कोई छात्रों के बीच गया नहीं। उस दिन नहीं गई, आगे भी नहीं आए, कभी नहीं गए वो, उस पूरे उसमें कहीं नहीं गए। आप देखो ना, आप सोशल मीडिया अगर आप देख रहे होंगे तो कहीं भी आपको बच्चों के बीच में दिख रहे हैं? वो नहीं दिखेंगे। वो जीतने के बाद आप दिखा दो कि वो कब भीड़, गाड़ियां दिखती हैं काफी। हाँ, तो बस गाड़ियां, तो फिर मैं कब फील करूंगी कि आप मेरे जैसे सामान्य परिवार से हो? हम पैदल चल रहे हैं, हम धूप में चल रहे हैं, मेट्रो से कॉलेज टू कॉलेज जा रहे हैं, हम बच्चों के बीच में बैठ रहे हैं, तो मुझे ये तो फील ही नहीं हो रहा कि आप इंटरेक्शन आ जाता है। हाँ, एग्जैक्टली। मुझे नहीं लगता कि, लेकिन उनका तो एक स्लोगन है, उन्होंने अपने, अगर आप देखें, चलो सोशल मीडिया अगर भी हम छोड़ दें तो उनका बोलना भी ये होता है कि हम काम की राजनीति करते हैं। तो मानती हैं आप इस बात को कि वो रौनक खत्री जी काम की राजनीति करते हैं? मुझे तो लगता है सोशल मीडिया की राजनीति बहुत अच्छा कर लेते हैं, काम की नहीं करते हैं। मतलब ठीक है, दिख सकते हैं कुछ, कहते हैं कि वो कार्य काफी करते हैं। उन्होंने बच्चों अभी तो वो अध्यक्ष बने ही हैं, अभी 1 साल पूरा है, देखिए क्या काम होते हैं। ये मानना है कि 10 दिन में सब कर दिया।
अभी तो अध्यक्ष बने ही है, अभी पता चलेगा ना, ये अभी पूरा 6-7 महीना बचा है, अभी देखते हैं क्या क्या कार्य करके जाते हैं यहाँ से। वो तो समय बताएगा हमें। समय बताएगा। अगर हम आ जाते हैं इलेक्शंस पर ही वापस आ जाते हैं, तो अगर हम इलेक्शंस का टाइम देखें या बाकी समय का टाइम देखें इन अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है, एक पर्टिकुलर साल में, तो हम देखें कि जो इलेक्शंस में कैंडिडेट्स खड़े होते हैं या जो कोशिश करते हैं लड़ने की, कहीं ना कहीं उनके जो एकेडमिक है या जो लेक्चर्स है कहीं ना कहीं वो मिस हो जाते हैं और उनमें उसकी कोई गलती भी नहीं है। तो एक तरफ अगर हम देखें तो वो प्रमोट करते हैं कि अगर हम आएंगे तो लेक्चर्स रेगुलरली होंगे, टीचर्स टाइम से क्लास में जाएंगे, ठीक है, एक तरफ वो प्रमोट करें कि एजुकेशन होनी चाहिए, और दूसरी तरफ वो ये भी चाहते हैं कि हमारे साथ लोग आए, वोट दें और साथ में कैंडिडेट बनके हमारा सपोर्ट करें, बच्चे जो कैंपस के बच्चे हैं कैंपेनिंग करें, और उससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एक स्टेटमेंट को ओवर पावर कर रहा है कि एक तरफ तो वो चाह रहे हैं कि बच्चे पढ़ें और लेक्चर्स टाइम से हो, और दूसरी तरफ वो उन्हीं बच्चों को या डीयू के ही बच्चों को वो चाह रहे हैं कि वो भी कैंडिडेट्स में आए, वो भी उनका सपोर्ट करें, भीड़ हो। तो क्या है, मतलब एजुकेशन पे फोकस करें या पॉलिटिक्स पर करें? मैं आपको बताती हूँ, पहली बात है कोई भी कैंडिडेट किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाता, ठीक है, आना तो होता है ना, कहीं सपोर्टर्स आते हैं, वो सपोर्टर्स होते हैं जो खुद छोड़कर आते हैं। पढ़ाई सैक्रिफाइस होती है इसमें? हाँ, पढ़ाई थोड़ी बहुत तो सैक्रिफाइस होती है, क्या कर सकते हैं। अटेंड कर सकते हैं आप? बिल्कुल, मैं तो करती हूँ। मतलब कभी ना कभी तो होता होगा कि यार इतना आज बिजी शेड्यूल है कि नहीं हो पा रहा है। होता है, क्योंकि थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं जितने ज्यादा लेक्चर्स हो हम लोग अटेंड कर सके, हमारे साथ में जो लगे हैं वो भी अटेंड कर सके। दूसरी चीज, और हम किसी को खुद नहीं बुलाते, हमारे सपोर्टर्स होते हैं वो खुद आते हैं कि दीदी आज हम चलते हैं, तो हमें ऐसा है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप चल सकते हो। और अभी जैसे आप गाड़ी घोड़ा देखते होगे कैंपस में बहुत ज्यादा लगते हैं, कभी आप देखते होगे कि रोल्स रॉयस आ रही है, कभी मस्टैंग आ रही है, ऑडी आ रही है, तो ये सारे सपोर्टर्स का खेल है। अगर आप चुनाव लड़ रहे हो, डूसू का चुनाव लड़ रहे हो, तो अगर आपके पास सपोर्टर्स नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अच्छा चुनाव तो डूसू में कहीं ना कहीं अगर वो नहीं भी बुलाते हैं कैंडिडेट्स तो फिर भी बच्चे आते हैं, बिल्कुल और आते हैं। जिनको राजनीति में रुचि है वो अपने आप आते हैं। तो कहीं ना कहीं डीयू में हम कह सकते हैं कि पढ़ाई पर इतना फोकस नहीं हो पा रहा है बच्चों का। ऐसा नहीं है, इलेक्शन की वजह से क्या है, इलेक्शन तो पूरा सिर्फ 15 से 16 दिन का खेल होता है इलेक्शन का। लेकिन अगर हम देखें तो बाकी समय में वायलेंस देख लें, या अगर कोई अगेंस्ट पार्टी है तो कुछ महीनों में तो कहीं ना कहीं तो लड़ाई वगैरह देखने को मिलती है। वो कॉलेज के अंदर क्या होती है उस पे तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इलेक्शन जो होता है वो 16-17 दिन का होता है बस। तो 16-17 दिन कैसे मैनेज करना है पढ़ाई और चुनाव को, जो एक अच्छा बच्चा होता है पढ़ाई में, इसलिए संगठन हमेशा कोशिश करता है कि उसी इंसान को टिकट देना जो मैनेज कर सके दोनों चीज, पढ़ाई के साथ साथ राजनीति। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। पढ़ाई के साथ साथ आप इलेक्शंस या पॉलिटिक्स में मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जो अभी हमारे उपाध्यक्ष हैं वो क्या कहते हैं, लॉ फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, वो रोज क्लासेस लेने जाते हैं। हमारी जो सचिव है लक्ष्मीबाई से है, वो रोज क्लासेस लेने जाती है। अगर हम देखें इंटरनेट पर देखें लगता ही नहीं कि ये क्लास में भी जाते होंगे, लेक्चर अटेंड करते होंगे, मतलब उम्र काफी बड़ी लगती है, ऐसा होता है। हो सकता है, लेकिन क्लासेस लेने जा रहे हैं ये लोग। ठीक है, अगर हम वापस आ जाएं तो हमने ये भी देखा कि एबीवीपी कहीं ना कहीं एनएसयूआई में कन्हैया कुमार जी काफी बार उनको टारगेट करती हुई दिखी है, क्या कारण है? एबीवीपी तो कभी टारगेट नहीं करती, लेकिन लोग काफी प्रश्न उठाते हैं कि हाँ कन्हैया कुमार जी का अगर जेएनयू में हो सकता है जी, क्या कारण है? मुझे ऐसा लगता है, मैं इस पर कोई टिप्पणी देना नहीं चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति की मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहती उस व्यक्ति के ऊपर। आपको पता है जेएनयू में उनको एक बार खुले में वो पेशाब कर रहे थे, उसके ऊपर उनको चार्ज लगा दिया गया था कन्हैया कुमार पे। अब ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या चर्चा करूं मैं, मेरे पास उसका वो भी रखा हुआ है कि जिसमें उनको चार्ज लगाया था, कुछ 2000 या 3000 रुपए का चार्ज लगा दिया था, खुले में पेशाब कर रहे थे कन्हैया कुमार जी। तो मैं इस चीज पर कोई टिप्पणी करना भी नहीं चाहूंगी कन्हैया कुमार पे, मुझे नहीं लगता कि वो वर्थ इट होगा। और कभी एबीवीपी ने टारगेट नहीं किया? एबीवीपी टारगेट करती है जहाँ जरूरत होती है, जैसे उनके कई बयान जेएनयू में सुनने को मिले, वहां टारगेट करा, और जब वो जेएनयू से बाहर निकल गए, अपने असली पॉलिटिक्स में चले गए, तब एबीवीपी ने टारगेट करना बंद कर दिया।
क्योंकि अब वो अपनी मेन पॉलिटिक्स में जा चुके हैं। अब एबीवीपी का कोई मतलब नहीं है। जब तक आप जेएनयू में थे, आपने बच्चों की मानसिकता खराब करने की कोशिश करी, तब तक एबीवीपी ने टारगेट करा और आपको वहां से भगाने की कोशिश करी। सिंपल। तो अब मुझे नहीं लगता सही के लिए एबीवीपी ने कदम उठाए, बिल्कुल। तो अब मुझे उनसे कोई मतलब उनके बारे में कोई टिप्पणी कुछ करनी कहना नहीं चाहिए। हाँ। चलिए अगर हम बात करते हैं एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की, तो कहीं ना कहीं डीयू में भी ये हर जगह देखने को मिलती है, हमें चाहे डीयू हो चाहे कोई भी कॉलेज हो, इंडिया का, बाहर के देश का, अब्रॉड का। तो आपको लगता है कि जो पार्टी इलेक्शन लड़ती है, अगर हम स्पेसिफिकली एबीवीपी की बात करें, तो क्या सपोर्ट करती है वो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को? मैं इस पे कोई टिप्पणी देना नहीं चाहूंगी। होते तो हैं सपोर्ट नहीं, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट का मतलब ये है कि अगेंस्ट नहीं है। हाँ, नहीं, अगेंस्ट तो क्या ही होंगे। अगेंस्ट तो मुझे नहीं लगता कोई भी संगठन होगा इस चीज के। ठीक है, जिसमें इच्छा है आप कर सकते हैं। बाकी इस पे मेरा कोई टिप्पणी है नहीं है। लेकिन एक प्रश्न रहेगा मेरे दिमाग में कि जैसे हम देखें कि आपने कहा कि अगेंस्ट नहीं है ना, तो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के ऊपर काफी ऐसे लॉज भी हैं या जो पास होते होते रुक गए या होने चाहिए थे। तो आपको लगता है कि कुछ ना कुछ उनके लिए एज अ पार्टी करना चाहिए? जैसे अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, अगर हम मेन सेफ्टी की बात करते हैं, हम काफी सारे मुद्दों पर पॉलिटिकल पार्टीज बात करती हैं, तो उन पर भी कुछ ना कुछ करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए? ये तो संगठन का निर्णय है, इसमें तो हम यही बोल सकते हैं। हमारे संगठन में बहुत महामहिम है। हाँ, महामहिम बहुत है, वो निर्णय लेंगे इस पे तो मुझे नहीं लगता कि कोई टिप्पणी मुझे देनी चाहिए। ठीक है। आपने एक स्लोगन था जो आपके एक पोस्ट में देखने को मिला था कि पप्पू में ही खराबी है, तभी तो इसके चेले शराबी हैं। इसका क्या मतलब क्या है इसका? मैं आपको बताती हूँ। क्या हुआ कि पिछली बार तुषार जी हमारे डूसू अध्यक्ष थे। जी। और 3 सीटों पे वीपी जीती थी और उस वक्त एक सीट पर एनएसयूआई की जीत हुई। तो एनएसयूआई के गुंडे, सो कॉल्ड गुंडे, दारू पीकर तुषार डेडा जी का ऑफिस तोड़ दिया और रंगे हाथ पकड़े गए। शराब की बोतलें उनके ऑफिस में रखी हुई थी, जो डूसू ऑफिस है उनका। एनएसयूआई, हाँ, एनएसयूआई के ऑफिस में शराब की बोतलें, बियर की बोतलें, ये भी 7-8 महीने पहले की बात है, 6 साल की बात। हाँ, तो शराब की बोतलें पकड़ी गई। तब हमने एक प्रोटेस्ट किया था कि भाई पप्पू में ही खराबी है, तभी तो उनके चेले भी शराबी हैं। तो वहीं से फिर ये स्लोगन था। और ये स्लोगन पूरा एबीवीपी चिल्ला रहा था। हाँ, ये एबीवीपी का ही स्लोगन। और हम मानते हैं स्लोगन सही है। हाँ, बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो आप इस चीज के लिए उस व्यक्ति को आपको संगठन से निकाल देना चाहिए था, लेकिन आप उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो अभी अगर हमने जैसे पिछले साल की बात करें, अगर हम कुछ दिन पहले की ही बात ले लेते हैं, तो अभी हाल ही में जब द साबरमती रिपोर्ट अभी मूवी आई है, उसकी स्क्रीनिंग चल रही थी जेएनयू कैंपस में, और वहां पर ये देखने को मिला पत्थर गिरे गए और एबीवीपी ने वहां पर चिल्लाया, लेकिन फैकल्टी ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। वहां पे कुछ मेंबर्स बैठे थे। ये एबीवीपी का मानना है कि वो ये चाहते थे कि स्क्रीनिंग ना देखी जाए और स्क्रीनिंग रोक दी जाए उस समय, जो सच्चाई है वो बाहर ना आए। हाँ, एग्जैक्टली। वहां के जो वामपंथी लोग हैं, जो ऐसी विंग से आते हैं, वामपंथ विंग से आते हैं, वो चाहते ही नहीं थे कि ऐसी जो रिपोर्ट, जो मूवी कुछ संदेश दे रही है, जो लोगों को सिखा रही है, ऐसी मूवी कोई देखे। और वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ भी लोगों के, छात्रों के बीच में आए, इसलिए उन्होंने पथराव करा और उसको भंग करने की कोशिश करी। लेकिन वहां वो मूवी तब भी चलती रही और स्क्रीनिंग पूरी हुई है, स्क्रीनिंग पूरी हुई और वहां पे पत्थर कुछ मिले और वो रिपोर्टर के सामने भी दिखाए गए कि भाई ये पत्थर है, ये फेंके गए हैं। वो वहाँ पे विजुअल्स हैं हमारे पास, पिक्चर्स हैं। बिल्कुल है। और ये भी कुछ दिन पहले की ही बात है, और कहीं ना कहीं परसों की बात है। हाँ, और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जो लेफ्टिस्ट एक्सट्रीमिस्ट हैं, उन लोगों ने ये किया है। जैसे कि अगर हम बात करें, एज अफजल गुरु आल्सो डिड द सेम, एज जो टुकड़े टुकड़े एक हम लॉबी कह सकते हैं, उन्होंने भी सेम किया था। तो कहीं ना कहीं आपका ये मानना है कि लेफ्टिस्ट ही लोग थे जिन्होंने ये किया? मैं कह रही हूँ ना, वामपंथ लेफ्टिस्ट, पूरा लेफ्टिस्ट का ये करना था। वो चाहते ही नहीं थे बच्चों वही पत्थर किसी को लग जाते वहां पर, लगे भी थे। आई गेस किसी एबीवीपी के एक दो इंजर्ड भी हुए थे। एबीवीपी के कार्यकर्ता लास्ट में खड़े थे, उनमें से 2-3 के हाथ पर और यहाँ कंधे वगैरह पर लगे भी हैं। तो अब इसके देखते हैं, कुछ करेगा संगठन, इस पर निर्णय लेगा और कुछ अच्छा निर्णय लेगा, क्योंकि अब कब तक आप सह सकते हो इसको। तो देखो संगठन क्या निर्णय लेता है इस पर।
अगर हम वही बात करें एबीवीपी पर, अगर हम वापस आ जाएं, आप पर वापस आ जाएं, तो ये भी चार्जेस लगे हैं कि पूरे साल ड्यू में नहीं लेकिन कहीं और अपने ऑफिस में चाय पीने का ही जो खर्चा है एबीवीपी के मेंबर्स का, वो करीबन 12 लाख 22 लाख होगा। 22 लाख या वो 12 मैंने लाख भी करीबन। पढ़ा न्यूज़पेपर में, 22 क्या लाख कहना है दिखाया इस पर? था। मुझे ऐसा लगता है कि फालतू बातें हैं, ये 22 लाख सच नहीं है। ये 22 लाख खर्चा अगर ऑपोजिशन प्रूफ लेकर आ जाती है फिर 22 लाख का खर्चा दिखाया था। अब मेरे को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। कहा था कि डूसू में उस टाइम वो शायद 4 साल का कुछ टेन्योर था। अक्षित जी के टाइम का बात है, अक्षित दहिया जी थे उस वक्त, उस टाइम की बात है। तो 4 साल का टेन्योर था वो, उसका कह रहे थे कि वो 22 लाख का चाय का खर्चा है सिर्फ। तो मेरे को इसके बारे में कुछ पता नहीं विश्वास हुआ पहले कि हो सकता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। चाय पीने का शौक है सब मेंबर्स को, हाँ यार, एबीपी में हम लोग जब बैठक भी होती है तो हमारे लिए चाय बहुत इंपॉर्टेंट तो होती हो है। भी सकता है इतना खर्चा फिर। ऐसा नहीं है, एबीपी का अपना कार्यालय है, एबीपी अपने कार्यालय में चीजें कर लेती है। उनको डूसू ऑफिस जाने की कोई जरूरत मुझे नहीं लगता है। उनको बैठक भी करनी होती है तो हमारे पास कार्यालय है और वहाँ पर कार्य पद्धति के हिसाब से हमारी बैठक होती है वहीं पर। तो आप इसको इनकार करें कि ऐसा कुछ नहीं। हाँ ठीक है। अगर हम डीयू के इलेक्शंस की ही बात कर लें तो हमें लंबी लंबी गाड़ियां देखने को मिलती हैं इलेक्शंस के दौरान। जो आपने कहा कि 16 दिन का ही टाइम होता है, उसमें लंबी लंबी गाड़ियां भी ऐसी वैसी नहीं, स्कॉर्पियो भी नहीं, ऑडी वगैरह, मर्सिडीज वगैरह, है ना, वो गाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं। और ये अगर हम इंटरव्यू, जैसे मैंने आपको बात बताई थी कि उन्होंने कहा कि केवल 4000 रुपए लगे हैं। एबीपी लाइव का इंटरव्यू था जहाँ पे तुषार जी ने कहा था कि केवल 4000 से 5000 लगे हैं। अब ये हो सकता है कि जो गाइडलाइंस मेंशन्ड होती हैं उस वजह से उन्होंने ये कहा, क्योंकि ऑडी देखकर तो नहीं लगता कि केवल 4000 का खर्चा होगा। यार मैं तो कहाँ से आते हैं पैसे? यार मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने भी इस साल तैयारी करी। हाँ। और मेरे साथ भी काफी सारी गाड़ियां घूम रही थी। मुझे तो ये भी नहीं पता कौन कौन सी गाड़ी घूम रही थी। तो ये हमारे सारे, हम सबके सपोर्टर्स होते हैं। ये खुद ही गाड़ी लाते हैं, खुद ही। मेरे खुद के, आप यकीन नहीं मानेंगे, 2000 रुपए खर्च हुए सिर्फ वो भी आप बोल रहे हो चाय के खर्च हुए सिर्फ। तो लोग तो बोलते हैं कहाँ से आए इतने पैसे इनके पास, धांधली हो रही है, क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं हो रहा है, सपोर्टर्स होते हैं। इनका होता है कि चलो एक काफिले में एक गाड़ी हमारी भी ऐड हो जाएगी। ऑडी हाँ, जिनके पास है वो लेकर आते हैं। मेरे दोस्त थे एक दो जिनके पास थे तो वो लेकर आए। तो थोड़ा सा कैंडिडेट को भी अच्छा लगता है और जो उनके सपोर्टर्स होते हैं उनको भी अच्छा लगता है कि अच्छा ऑडी लेके जाता हूँ, भैया को अच्छा लगता है। और कैंडिडेट फिर उसी में बैठता है कि इम्पैक्ट भी पड़ेगा, इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो वही चीज है कि सपोर्टर्स का सारा खेल है। अगर हम एबीवीपी की ही बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगाया गया है एबीवीपी पर कि ये एक जाट या फिर गुज्जर लॉबी पर ज्यादा फोकस करती है और कहीं ना कहीं ये एंटी मुस्लिम है। क्योंकि अगर हम देखें तो जितने भी कैंडिडेट अभी तक मुस्लिम, मैंने तो नहीं देखा कि कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ है या किसी को टिकट मिली है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या वो मुस्लिम कम्युनिटी को प्रमोट करना नहीं चाहते हैं या वो एंटी मुस्लिम है एबीवीपी? ऐसा कुछ नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि आप अभी कह रहे हो जाट गुजर, ऐसा नहीं है। इस बार आपने टिकट देखी होगी तो उसमें से 2 अदर कैंडिडेट थे हमारे। कौन कौन से? भानु प्रताप सिंह और मित्रविंदा करणवाल सचिव पद पे जीती हैं। तो ये दोनों अदर कैंडिडेट थे और दोनों बहुत ही भारी मात्राओं से जीते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं लगता है मैक्सिमम टाइम पर हमें ये 2 कम्युनिटी ही देखने को मिलती है, 2 लॉबी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे लोकल थोड़े ज्यादा है और लोकल गांव ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे जाट गुजरों का ज्यादा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सब राजनीति कर रहे हैं। और दूसरी चीज आपने भी बोला मुस्लिम वाली, मैं आपको बता दूं कि हमारी ऐसी कॉलेजों की इकाइयां होती हैं, यूनिट्स होती हैं, जो भी मैंने आपको बताया, वो यूनिट्स काम कर रही हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो मुसलमान हैं। तो मुझे नहीं लगता, हम लोग जामिया में जाते हैं, हम लोग जामिया में ईद मनाकर आते हैं, हम लोग जामिया में बैठ के खीर खाकर आते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि एंटी मुस्लिम है? मुझे तो नहीं लगता एंटी मुस्लिम है। हमारे इतने जामिया की बात आप कर रहे हैं? हाँ, जामिया में हम लोग जाते हैं। अभी भी हमारी कुछ, आप इंस्टा की पोस्ट जाके देखेंगे, अभी 1-1.5 महीने पहले हम लोग गए थे जामिया में, हम लोग ईद मना कर आए थे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम कैंडिडेट्स ने खुद ही अभी तक ऐसा नहीं किया। हाँ, मुझे ऐसा किस बात का संकोच है उन्हें? संकोच नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ट्राई नहीं करना चाह रहा। ऐसे ही सेम बिहारियों के लिए बोला जाता है कि बिहारियों की टिकट काट दी जाती है। मुझे ऐसा नहीं लगता, सबको दिया जाता है। शक्ति सिंह जी थे, वो भी बिहार से थे, बलिया से, तो उनको भी दिया। मुझे नहीं लगता ये सब फालतू की बातें हैं कि काटा जाता है, उनको दिया जाता है, मुझे नहीं लगता।
तो आप इसको इनकार कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम बात करें इलेक्शंस की ही, तो इलेक्शंस में हम देखते हैं कि पैम्फलेट बांटे जाते हैं, बहुत सारे पैम्फलेट बांटे जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बच्चों का भी ये कहना था, डीयू के एक वीडियो थी तो उसमें उनका ये कहना था कि पैम्फलेट की जगह अगर वो सोशल मीडिया पर अपने जो पोस्टर्स हैं वो लेकर आए तो वो ज्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पैम्फलेट हम देखते हैं रोड पर गिरे हुए मिलते हैं हमें, उससे जो वेस्टेज ऑफ पेपर है वो काफी होता है। तो क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया के द्वारा भी कैंपेनिंग करी जा सकती है? अभी तक तो क्या था, ये इलेक्शन का पार्ट था पेपर और ये सब। अब क्या है कि हाई कोर्ट ने भी इस पे रोक लगा दी है कि आपको भाई पैम्पलेट नहीं उड़ाने हैं। ये अभी चुनाव के रिजल्ट इतने लेट इसी वजह से हुए क्योंकि इन्होंने देखा कि पोस्टर बैनर ये सब ज्यादा उड़ाए गए, लगाए गए, स्प्रे से नाम लिखे गए, तो वो सब दिखा। तो हाई कोर्ट ने बोला कि भाई अगली बार से जो ये सब करेगा उसका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, अगली बार से ये नहीं करना है। क्योंकि एक तो आप देखो कि इससे प्रदूषण होता है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें जो खराब होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे रोक लगा देनी चाहिए। आपको लगता है ये होना चाहिए? हाँ, और सोशल मीडिया के द्वारा भी हो सकता है। हाँ, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हो जाओ थोड़े से और सोशल मीडिया पे करो, और ऐसा नहीं कि सिर्फ सोशल मीडिया पे करो, आप ग्राउंड पर भी काम करो। तो अगर अगले साल जो भी इलेक्शन होंगे तो उसमें हमें देखने को मिल सकता है कि पैम्फलेट नहीं होंगे लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा करी जाएगी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। रोक भी लगा दी गई। हाँ, रोक लगा दी गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्राउंड में मजबूत होगा कैंडिडेट, जो बच्चों के बीच में मजबूत होगा, जो जिनको स्टूडेंट्स को चाहते होंगे, वही जीतेगा। आप इसको मानती हैं? बिल्कुल मानती हूँ मैं। बहुत खूब। अब हम बिल्कुल अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं इस बातचीत के, इस पॉडकास्ट के। तो कुछ दो आखिरी प्रश्न होंगे मेरे। पहला प्रश्न ये कि क्या दीपिका झा को एबीवीपी ने बनाया है या एबीवीपी को दीपिका झा ने बनाया है? भाई मैं बहुत छोटे घर की हूँ, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। कहीं ना कहीं आपके आने से कुछ ना कुछ तो उसमें ऐड ऑन हुआ होगा, आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। एबीवीपी को मैं कभी भी बना सकती हूँ। एबीवीपी हम जैसे कार्यकर्ताओं को बनाता है, हम जैसे कार्यकर्ताओं का निर्माण एबीवीपी करता है। मैं तो बहुत छोटी चीज हूँ और ये पूरा इतना बड़ा संगठन है, उसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ मैं। तो मेरा तो कुछ भी योगदान नहीं है एबीवीपी को बनाने में। एबीवीपी का बहुत बड़ा योगदान है मुझे बनाने में। तो दीपिका झा को एबीवीपी ने बनाया, बिल्कुल, आप ये कहना चाहिए? बिल्कुल। और आखिरी में कोई इलेक्शंस के दौरान या कोई एबीवीपी की कोई पंच लाइन हो या कोई स्लोगन हो जो आप यहाँ पर कैमरा में देखकर एकदम एक बार बोल दीजिए, ताकि जो ऑडियंस है वो एकदम उनको पता हो कि हाँ, ये एबीवीपी की एक स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर बैठी है या एबीवीपी की मेंबर बैठी है। कोई पंच लाइन, कोई भी स्लोगन। थोड़ा सा पिछली साल चुनाव में मेरे को टिकट नहीं मिल पाई, उसको लेकर थोड़ा सा मन उदास था। तब मैंने एक कविता लिखी भी थी, तो मैं एक बार वो देख के आपको बताती हूँ। आप एक बार कैमरा की तरफ देखकर ये कविता सुनाएं। चलकर गिरना फिर उठकर चलना, ये नियम है संसार का। कर्मवीर व्यक्ति को तनिक भी फर्क ना पड़ा जीत और हार का। तो वही है कि आगे भी मेहनत करते रहेंगे, देखते हैं क्या होता है। बहुत खूब। इस पूरी बातचीत में पर्सनली मैं आपको बहुत जान पाई हूँ और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रश्न थे, मतलब मैंने ऐसे प्रश्न पूछे हैं, मुझे लगता है जो नॉर्मल पर्सन के क्वेश्चंस थे, जो नॉर्मल व्यक्ति पूछना चाहता था कि क्या बीजेपी एबीवीपी से रिलेटेड है, या जो भी प्रश्न और मैंने पूछे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ और प्रश्न बचे हैं जो शायद हम इसका अगर पार्ट 2 लेकर आएंगे तो उसमें जरूर कवर करेंगे। और हम आशा करते हैं कि इस पॉडकास्ट में आपको हमारे साथ बातचीत कर बहुत अच्छा लगा होगा। एंड वी विल ट्राई एंड आर बेस्ट कि हम और जितने भी ऑडियंस के प्रश्न होंगे या वो कुछ आपको कमेंट में बोलना चाहते होंगे तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पॉडकास्ट में आई और आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस पॉडकास्ट के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का ये धमाकेदार पॉडकास्ट, ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है, यहीं पर खत्म होता है। दीपिका झा जी, द स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ एबीवीपी दिल्ली के इनसाइट्स से हमने जाना कि डिबेट्स और विचारधाराओं से आगे भी पॉलिटिक्स में ना जाने कितना कुछ है, चाहे वो चुनावी मैदान हो, चाहे वो पार्टी की सोच हो, और ना चाहे वो ऑन ग्राउंड काम ही क्यों ना हो। और हाँ भाई, अगर आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो केवल बातों से कुछ नहीं होगा, एक्शन दिखाना पड़ेगा। और क्या पता कि अगले चुनाव, अगले इलेक्शन लड़ने की तैयारी आप में से कोई कर रहा हो सकता है।
और अगर आपको ये हमारा एपिसोड, ये धमाकेदार पॉडकास्ट पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें फॉर अर्ली नोटिफिकेशंस, और अपने भाई बंधुओं, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस पॉडकास्ट को शेयर करना ना भूलें। लाइक करिए, लाइक करवाइए और कमेंट करिए अपना फेवरेट पार्ट, और उस दोस्त के साथ तो ज़रूर ही शेयर करिए पॉडकास्ट जो कहता है कि भाई मैं भी पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूं, उसके साथ ही पॉडकास्ट शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि उसके लिए पॉडकास्ट काफ़ी लाभदायक हो सकता है। दीपिका झा जी, आपने ना सिर्फ मुझे ही नहीं लेकिन हमारी ऑडियंस को भी बहुत इंस्पायर किया है, और अब ये आप लोगों की बारी है। तो अगली बार तक के लिए स्टे बोल्ड, स्टे क्यूरियस, और याद रखें कि लाइफ में जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, लेकिन जीत का मजा तभी ही आएगा। सो कैच यू अप इन द नेक्स्ट अपकमिंग पॉडकास्ट, और आप तब तक के लिए सोचते रहिए कि हमारे नए मेहमान कौन से होने वाले हैं। बाय बाय एंड टेक केयर। मौके मिलते ही ओकेजन, नो टाइम आई गॉट नो पेशेंस, तुझे चाहिए जंग भेज अपनी लोकेशन, मेरे गाने ऑन रोटेशन, ये सोच से गरीब दे दो डोनेशन, देसी हूँ मैं साउथ एशियन पर स्किन कलर लगे जैसे कॉकेशन, नो मनी नो कॉन्वर्सेशन, मैं तो अनअवेलेबल हमेशा ऑन वेकेशन, हेडशॉट अगर कॉन्फ्रंटेशन, इनकी टोपी भी उड़ा दूं लगे कॉन्वोकेशन, बैक विद इट प्रैक्टिस इन अटैक करूं मैं फैक्ट्स लेके जैसे एक्टिविस्ट एक्यूरेट, रैवेजिंग रैप इन इमैक्युलेट।